अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है? ओके, अब बिल्कुल ही कम दिन रह गए हैं ना, तो जब कम दिन रह गए होते हैं, रमज़ान ख़त्म होने वाला होता है, तो फिर ज़रा बहुत ही मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट नो, टुडे इज़ वन ऑफ दोज़ डेज़। इट मे बी वन ऑफ दोज़ डेज़, लेकिन मुझे ये रमज़ान का जो एक सुकून होता है ना, एक जो स्पिरिचुअल रूहानियत वाला मामला होता है इससे जुड़ा हुआ, वो ज़रूर इंसान फिर रमज़ान के जाने के बाद मिस करता है। वो तो 100% मतलब एवरीथिंग अबाउट वो तो मिस करते और ही बाय द करते वे हैं। ईद अगले वीकेंड पे होगी इंशाल्लाह, जैसे कि बताया जा रहा है। मोस्ट लाइकली हफ्ते की ईद होगी, वैसे तो चांद ही बताएगा। टुडे इज अ सैटरडे, सो Yes. एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक जब हम आपके साथ होंगे और इंशाल्लाह अगर ईद होगी तो हम अपने नॉर्मल टाइम जो है उस पे आ गए होंगे, एंड ऑफ कोर्स वील बी विशिंग यू ईद, और ईद का एक स्पेशल शो होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो छुट्टी है, कुछ मामला ठंडे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दीगर मामला और पर्टिकुलरली हमारे सियासी मामला तो चलते रहते हैं। इनफैक्ट ठंडे होने का तो नाम ही नहीं ले रहे, मामला मजीद भड़कता चला जा रहा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान इख्तियारात की जंग ठंडी होने के बजाय मजीद भड़क रही है। पार्लियामेंट कानून बनाने की कोशिश करती है, अदालत मुअत्तल कर देती है, और अदालत कोई हुक्म देती है, पार्लियामेंट करारदाद के जरिए से मुस्तरद कर देती है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हर सूरत जल्द इलेक्शन कराने पर जोर दे रही है, मगर हुकूमत अड़ गई है कि इलेक्शन तो एक दिन होंगे पूरे मुल्क में। पहले हो जाए, बाद हो जाए, अगस्त में हो जाए, कोई उसका उस पर हमें नहीं, पर वन डे इलेक्शन, इवन प्लेइंग फील्ड और वन डे। अच्छा जी, बहुत सी डायरेक्शंस जो हैं वो इधर से उधर जा रही हैं। आपको जल्दी से बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल स्टेट बैंक को डायरेक्ट किया, इलेक्शन कमीशन रकम जारी करने का हुक्म दिया। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जो हैं वो जमातें इसे भी नाकाबिले अमल जो है करार दे रही हैं। तरीकाकार वो कह रहे हैं दिस इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। अब एग्जैक्टली उनका क्या कहना है? पार्लियामेंट को जोर जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि गन पॉइंट पे पार्लियामेंट के कोई आप उससे पास करवा लें कोई चीज। अगर इनके जज साहिबान की तनख्वाहें भी जो हैं वो भी सारी की सारी पार्लियामेंट अगर ना देना चाहे तो कोई तनख्वाह भी नहीं ले सकता। मैं तो समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने के लिए एक हालात पैदा किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, वो एक इमरजेंसी, क्योंकि मेरा ख्याल है हुकूमत बड़ा पेशेंस से काम ले रही है और हुकूमत जो है वो हर सूरत चाहती है कि चीजें चलती रहें। उधर सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान होने वाले टकराव ने इससे पहले भी आपको बता दिया, हमने रिपोर्ट भी किया कि अदालत उज़्मा में जो तकसीम है वो वाज़ेह नज़र आ रही है। जजेस के फैसलों को ख़ुद उनके साथी जजेस रद्द कर रहे हैं। इस सूरत हाल ने हुकूमत को जजेस के किरदार पर बोलने का मौका भी दिया है, और वो जो जुडिशल कॉलोनी के पार्क से जुड़ा मामला था उसकी तो तरदीद की गई, लेकिन मुसद्दका ज़राए और मुतअद्दिद रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि इससे पहले चैम्बर में जो चीफ जस्टिस और दीगर सीनियर जजेस की मुलाकात हुई थी उसमें तल्ख कलामी रिपोर्ट हुई है। अच्छा, ख्वाजा उसकी कोई तरदीद नहीं की गई थी बाय द वे। बस वो बात दे आर होपिंग कि आई गई हो गई है। ख्वाजा आसिफ का क्या कहना है, ये जरा देख। मेरा अपना ख्याल है कि सियासत जो है वो हमारे तक रहने दें, सियासत जो है सियासतदानों के तक रहने दें। खुदारा सियासत जो है वो ऐसे अदारों में ना दाखिल होने दें जिन अदारों के हाथ में तराजू है, जो लोगों की किस्मतों का फैसला करते हैं। यहाँ पे अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा तो वो सियासी जमातों को किस तरह कहेंगे जी आप इत्तेहाद का मुजाहरा करें। अगर कोई हल ढूंढना है, मुज़ाकरात होने हैं, तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो है उन मुज़ाकरात में शामिल हो। सियासतदान जो है वो एक स्टेक होल्डर है, ये अदारा भी स्टेक होल्डर है, पिंडी वाले भी स्टेक होल्डर हैं, मीडिया भी स्टेक होल्डर है, इंतजामिया या एग्जीक्यूटिव भी स्टेक होल्डर है। ये कॉम्प्रिहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए। अच्छा जी, ये भी आपने सुन लिया। और now it seems that the government is really very they know exactly what they want to do. अब पहले हमें लगता था कंफ्यूजन की लहर है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा अब इवेंटफुल डे भी था, और कौमी असम्बली में इजलास हुआ। कौमी सलामती के इजलास में इन कैमरा इजलास था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पार्लियामेंट आए, उन्होंने वाज़ेह किया कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें,
पाक फौज इनका भरपूर साथ देगी। मतलब ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि मंजिल का तयन करना आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है, अनलाइक रीसेंट पास्ट एज वेल जब तयन कहीं और से होता था और बाकी सब कुछ उसके मुताबिक सेटल होता था। हाँ, अदालती फैसले हों या इमरान खान की एहतजाजी सियासत, हुकूमत किसी किस्म की घबराहट का शिकार नहीं है। इसका एतमाद बता रहा है कि वो अपनी डगर पर कायम हैं, बट कब तक और कहाँ जाकर ये मामलात सेटल होंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ दिन पहले भी हमने इन्हें ज़हमत दी थी और बहुत से मामलात पर गुफ्तगू की थी। कोशिश तो हमारी यही होती है कि जब ही ज़हमत दें जब कोई तब्दीली आए हालात में, लेकिन हालात तो बद से बदतर ही हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जो कन्फ्रंट्रेशन की फ़ज़ा है, ये जो रियासत के दो अहम सुतून आमने सामने हैं, यहाँ पर कोई बेहतरी आ नहीं रही है। मलिक साहब, आई एम श्योर कल भी बड़ा अहम इजलास हुआ, आप लोगों ने सोचा होगा, बात की होगी, बहुत सी बातें रिपोर्ट भी हुई हैं। आप अपनी निजी महफिलों में, ज़ाहिर है लीडरशिप है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप है, बात करते होंगे, सोचते होंगे, कहीं कोई हल नज़र आता है आपको इस सूरत हाल का, या किसी ने कोई उम्मीद की किरण आपको दिलाई कि हाँ यार ये अब इसके बाद हालात बेहतर ही होंगे और बुरे नहीं हो सकते? हम हमेशा ये सोचते हैं लेकिन फिर कोई नया हंगामा आ जाता है। देखिए, जिस रविश पे इस वक्त मुल्क के इदारे चल रहे हैं उसमें तो वाहिद हल ये है कि इदारे जो है वो एग्जीक्यूटिव का रोल ले लें तो मुश्किलें उनकी आसान हो जाएंगी। आइन में लिखा हुआ था कि आइन साजी और कानून साजी जो है वो पार्लिमान करेगी। इससे पहले भी एक फैसला हुआ जिसके मुतालिक बहुत से लोगों ने कहा, जिसमें वो 63A का गालिबन मामला था, तो सब लोगों ने कहा कि ये तो तकरीबन आइन साजी हो रही है। अगर मैं भूलता नहीं तो एक दो जजेस ने भी ये कहा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ के काम हो गया। तो अभी दोबारा से आपने देखा कि आइन बनाने की जिम्मेदारी और कानून बनाने की जिम्मेदारी जो पार्लिमान को दी हुई थी, पार्लिमान ने एक कानून बनाया, वो भी कानून बना नहीं है, यानी उस कानून को बनने में अभी 10 दिन रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस 10 दिन में जॉइंट सेशन बुला के उस कानून को रिवाइज किया जा सकता है। इस 10 दिन में नया कानून लाया जा सकता है। इस 10 दिन में उस कानून के अंदर तब्दीलियां की जा सकती हैं। लेकिन अदालत ने ये फैसला किया कि वो कानून जो अभी आया ही नहीं है, वो कानून जो अभी बना ही नहीं है, उस कानून को क्यों ना उसके बनने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। यानी जो चीज बनी नहीं है उसको आपने कैसे खत्म कर दिया। एक नई आपने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, इस फैसले से ऐसे लगता है कि एक नई डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आई है, बिल्कुल उसी तरह की जैसे जस्टिस मुनीर साहब ने माशाल्लाह आज से बहुत साल पहले एक इजाद की थी, जूरिस्प्रूडेंस 300-400 साल की लेके तमाम जो चीजें लिखी हुई थी उसमें कई नौ फलक जोड़ के उन्होंने कहा कि एक चीज होती है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। तो अब ज़ाहिर ऐसा दिखता है कि इस वक्त भी कोई ऐसी बड़ी नेसेसिटी है जिसके तहत आला अदलिया ये कह रही है कि वो कानून जो भी नहीं बना हम उसको बनने से तो पहले क्या है आपके ख्याल में वो नेसेसिटी क्या है? मलिक साहब, आपके ख्याल में क्या है वो नेसेसिटी? साहब ये तो बात आप या आला अदलिया से पूछ लीजिए या जिन लोगों ने ये फैसला किया है उनसे पूछ लीजिए और उनसे ये भी पूछ लीजिए कि ये आइन और कानून साजी अगर वो करना चाहते हैं तो उनको पार्लियामेंट में आ जाना चाहिए। माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे लोग हैं, पार्लियामान में होंगे तो पार्लियामान का वकार बुलंद होगा। लेकिन पार्लियामान का अगर जो काम है आप समझते हैं कि ये ज्यादा मुनासिब है कि वो अदलिया ही को करना है, तो फिर या अदलिया पार्लियामान में आ जाए या पार्लियामान अदलिया के हवाले कर देते हैं। देखिए मलिक साहब, हुकूमत का नेक्स्ट स्टेप क्या होना है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट को देखें तो वो तो बड़े बिजी हैं। उन्होंने कल स्टेट बैंक को भी तलब किया, साथ ECP को भी कहा कि आप रकम रिलीज करें। मतलब वो तो अपनी उस डगर पे चले हुए हैं। हाउ इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू रिस्पॉन्ड टू इट? ये सब कुछ तो वो तो कर रहे हैं आगे। देखिए हुमा साहिबा, आपने बड़ी अहम बात की है कि जिस चीज को आप वफाकी हुकूमत कहते हैं वो क्या करती है, उसका काम क्या है। यानी पार्लियामान का काम है आइन साजी, उस पर तो मैं तबसरा कर चुका हूं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हुकूमत का काम क्या है। हुकूमत का काम है फैसले करना एग्जीक्यूटिव के। अगर एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ने लेने हैं, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने बताना है कि किस इदारे ने आज शाम को क्या करना है, किस फाइल पे दस्तखत करके कहाँ भेजनी है,
अगर ये काम भी इस वक्त अदलिया का है और आइन साजी भी अदलिया का काम है और कानून साजी भी अदलिया का काम है, तो आपको रिडंडेंसी नहीं नजर आ रही? आपको ये नहीं नजर आ रहा कि स्टेट बैंक तो एक इदारा जो सिग्नल्स थोड़े से डिस्टॉर्टेड हैं। मीनवाइल इफ यू कैन लिसन टू अस, मलिक साहब, एक सवाल आपसे पूछना है कि अभी भी बारहा आप आईन पाकिस्तान का तस्करा कर रहे हैं और आइन में जो इदारों के रोल्स हैं उन पर बात कर रहे हैं हम सभी मिलकर यहाँ बैठकर, लेकिन और अभी आपने पार्लियामान ने गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट की है, लेकिन उसी आइन में ये भी दर्ज है कि इंतखाबात असम्बलियों की तहलील की सूरत में 90 दिन में होंगे। बड़ा बेसिक ब्लैक एंड व्हाइट में कोई तवज्जो उस पे भी तो कोई मौक़िफ़ होना चाहिए ना। उसका क्या करें फिर? लाहौर हाई कोर्ट ने भी आपको पता ही है उस सिलसिले में अपना फैसला दे दिया है, तो क्या वो उसका क्या होगा फिर? आइन की उस शिक का क्या करें? फेंक दें निकाल के? We are trying to connect with him again. Actually, मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद सवाल एक्चुअली क्योंकि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए, कुछ क्लैरिटी उन्हीं के थ्रू आएगी। एंड एट द सेम टाइम आपको पता है ये भी हकीकत है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब तक इंतखाबात एक साथ नहीं होंगे। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं हो सकता कि वफाक के और जनरल असम्बली के इलेक्शंस और पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ और हालात में हो रहे हों और उसमें सिटिंग गवर्नमेंट्स हों पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा। जबकि आइन में ये भी दर्ज है कि इंतखाबात जो है वो निगरान हुकूमतों के मातहत होंगे। तो अच्छा, उस शिक्का क्या होगा? कानून पंजाब बार काउंसिल की तकरीब से खिताब कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स को उसमें से जो हिस्सा दिया, बल्कि उन्होंने सप्लीमेंट कर दिया था विद एन एडिशनल ग्रांट ऑफ 30 करोड़। तो ये पहली दफ़ा इस साल ये शुरू किया गया। पहले पिक एंड चूज़ होता था कि वज़ीर कानून जाते थे, वो 5-10 करोड़ मंजूर करा लाते थे, कभी किसी बार को दे दिया, कभी किसी को बजट एलोकेशन नहीं थी हुई। सो 2022-23 के बजट में ये पहली दफ़ा हुआ कि आपका जो दरीना मुतालबा था कि ग्रांट इन एड जो है, हम निज़ाम अदल से मुंसलिक हैं, हमारी ग्रांट इन एड जो है वो बजट में एलोकेट होनी चाहिए। आपने ज़िम्मेदारी सौंपी कि कुछ लेजिस्लेशंस थी वो करनी थी। मुनीर हुसैन मुझे देख रहे, ये सारे मेरे पास आते थे कि जी लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भून साहब कह के गए हुए हैं और आपके सारी क़यादत वो आना चाहिए। जब फाइनल ड्राफ्ट हमारे पास आके प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल आई कि आप इस पे काम शुरू करें, तो भून साहब ने कहा कि इतनी इतनी मुश्किलात थी, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन ये रिकॉर्ड टाइम में हमने इसे 2 महीने 10 दिन में अल्लाह के फजल से ये इनेक्ट हो के आज 2023 में हम खड़े हैं। तो लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो राइजुल वक्त कानून है इस पाकिस्तान में, सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक। उसके सेलिएंट फीचर्स आपके सामने हैं। एक उसका सेक्शन है जिसमें जो हमारे मुतल्लिका मामलात हैं, जो कचहरियों में दहशत गर्दियाँ होती हैं, वकला पे हमले होते हैं, उनकी बाबत है। दूसरा जो है वो आपका हेल्थ सेक्टर का है कि आपको हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो अंडर द स्टैचूट अब आ गई हैं। तीसरा, अगर दौरान काम करते हुए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी ख़तरों से दो चार रहते हैं, अगर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जान चली जाती है वकील साहब की या साहिबा की, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट का स्टेट का पैकेज है गेजेटेड ग्रेड 18 का, वो अवेलेबल होगा, हमें किसी को कहना नहीं पड़ेगा। हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मामलात थे वो आपके सामने थे, उनके हवाले से मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर दिया गया और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इसी तरह जैसे भून साहब ने कहा, मैं उस तरफ आज जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब उन्होंने बात की है तो मैं बिल्कुल ये क्लैरिटी के साथ कहूँगा कि मैंने पिछले 15 साल में जो बार काउंसिल्स में गुजारे हैं उसमें मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस थे कि कहाँ कहाँ पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए, वो काम मैंने ऑलरेडी शुरू कर रखा था मिनिस्ट्री फॉर लॉ एंड जस्टिस में। और ये जो पीछे लेजिस्लेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल का दरीना मुतालबा था। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि आपके इस मुतालबे पे हुकूमत ने और पार्लियामान ने स्टैंड लिया और उन्होंने ये कानून पास किया। जिस तरह से इस कानून पे फौरी तौर पे बेंच बना के नाफिजुल अमल होने से पहले इसको रोका गया है,
उस पर मुझे दुख और अफसोस भी है, और मैं पार्लियामान के साथ खड़ा हूँ। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान भर की बार काउंसिल्स ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के उस मूव के हवाले से पार्लियामान का साथ दिया और आपने अपनी आवाज़ को हमारी आवाज़ के साथ मिलाया। मैं आप सबको लायक तहसीन समझता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक बात मैं आज बड़ी क्लैरिटी से कह दूँगा कि कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान का राइट है। ये हक हम किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का ये हक नहीं है। और ये जो सेल्फ सर्विंग जजमेंट है, पार्लियामान ना इसे मानती है ना मानेगी। ये कानून हमने बनाया, हमें इस बात पे तसल्ली और फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब भी इस तरह की कानून साजी जिसका ताल्लुक अवाम के हकूक़ से, क्वालिटी ऑफ जस्टिस से होगा, वकला की बेहतरी से होगा, हम झिझक नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम दोबारा भी कानून साजी करेंगे। कल एक और बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे नेशनल असम्बली ने पास किया, वो रिव्यू के बारे में भून साहब, क्योंकि रिव्यू के बारे में भी पाकिस्तान बार काउंसिल की जो बशारत साहब जो रेजोल्यूशंस थी कि रिव्यू में स्कोप इतना कम हो जाता है। 184(3) के हवाले से अगर अपील के साथ साथ देखा जाए तो रिव्यू के बारे में भी था कि जी उसमें भी आर्टिकल 188 के ताबे आज तक कानून साजी नहीं थी हुई। हमने आईने पाकिस्तान को सामने रख के कानून साजी करनी होती है और अनफॉर्चुनेटली साल हर साल से इस पर कानून साजी नहीं थी हुई। वो भी आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप उसे अप्रीशिएट करेंगे। उसमें भी जो इंसाफ के तकाजे हैं, आर्टिकल 4, आर्टिकल 10, 25 जो है हमारे, उसको सामने रख के वो बिल जो है वो नेशनल ने पास की है, अब वो सेनेट में जाएगा। तो मैं पहले, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है, मैं जो आज की तकरीब के ख़ास तौर पे मुंतज़मीन हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो बच्चे बच्चियाँ हमारे नई जनरेशन जो इससे आज़म इज़्ज़ार साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, जारी है। मुसद्दिक़ मलिक साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया। मलिक साहब, हम इससे पहले आइन और आइन में जो मामलात दर्ज हैं और किस तरह से इदारों ने अपनी हुदूद में रहते हुए काम करना है उस पर बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही आइन में ये भी बात दर्ज है कि असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, तो उस शिक का क्या करना है सर? फिर देखिए, मैं तो हमेशा से इस बात को प्रमोट करता हूँ कि जो आइन में लिखा है वो बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए। अब 2-3 चीजें थी जो इलेक्शंस करवाने के लिए जरूरी थी कि उनका हल तलाश किया जाए। आइन में ये क्लियर नहीं है कि तमाम इलेक्शंस एक ही वक्त में होंगे या अलहदा इलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन चलें, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि आइन में ये दर्ज है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो फिर जो दूसरी आइन में चीज लिखी हुई है कि जब इलेक्शन हो तो उस वक्त केयर टेकर हुकूमत होनी चाहिए, तो फिर सवाल ये बनता है कि अगर इलेक्शन हो इस वक्त और किसी सूबे में हम जीत जाएं, तो क्या ये मुनासिब होगा कि हमारी हुकूमत के नीचे बगैर किसी केयर टेकर के उस सूबे में वहां पे इलेक्शन हो? तो फिर दोबारा से इल्जाम आएंगे कि आपने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और आप लोगों ने इलेक्शन जीत गए या हार गए। जो भी हारेगा वो ये कहेगा। तो बेहतर ये था कि इसको एक ही दफा किसी आईनी तरमीम के जरिए या असेंबली में बैठ के किसी अमेंडमेंट के जरिए इसको हल किया जाए, या अगर अदालत ने इसको हल करना था तो इस पे फोकस करती है अदालत और एक फुल बेंच बनाती जिसमें वो लोग भी जो एक तरफ की बात सुनते हैं और वो लोग भी जिनका उस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ है, वो एक फुल कोर्ट के अंदर बैठे, अवाम के सामने ये मुकदमा आए और लोग सुने कि आईनी माहिरीन, वो लोग जिनके हाथ में कस्टडी है इस मुल्क की अदालत की, इंसाफ की, वो तमाम क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं। आपसे हमारा राब्ता जब मुनक़ता हुआ तो हम यही बात कर रहे थे कि जब ये भी दर्ज है आइन में कि निगरान हुकूमतें हों। जी बताइए, कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो आपको सुनने में, अवाम को सुनने में आ रहा है अदलिया से, वो क्या है कि 4 जज ये कह रहे हैं कि ये जो मुकदमा 184(3) यानी सुओ मोटो को इस्तेमाल करते हुए अदालत में लाया गया है, अदालत के पास इसको सुनने की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मेंटेनेबल नहीं है। मुझे टेक्निकल अल्फाज तो नहीं आते, मगर मेरे ख्याल में टेक्निकली कहा गया कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये जो एडमिट की गई है सुओ मोटो की रेट। चलिए, 4 जज ये कह रहे हैं, मगर फिर एक जज कह रहे हैं कि अदालत में जजों को ऐसा नहीं दिखना चाहिए जैसे वो कोई सियासतदान है जुब्बा पहने हुए। तो ये बात हम तो नहीं कह रहे, ये तो अदलिया के जज कह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों कह रहे हैं।
फिर साथ के साथ एक और जज वही जज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अदालत को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो किसी एक हरीफ की सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है, यानी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन रही है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये भी अच्छा मलिक साहब, आप लोग जो बातें करते हैं यहाँ पर और बड़ी तवील गुफ्तगू होती है और बड़ी तौजीहात भी होती हैं, आप लोगों की लीगल टीम अदालत में कन्विंस क्यों नहीं कर पाई कि भाई आइन में जहाँ 90 दिन का दर्ज है वहाँ ये भी दर्ज है कि केयर टेकर सेटअप हो तो उसका कोई हल निकाल लीजिए। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हमें एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी भी अंडरमाइन होती हुई नजर आती है कि इशरत अली रजिस्ट्रार वाला मामला है, मतलब वापस ले ली हैं खिदमात, लेकिन वहाँ से उन्हें हटा नहीं पाया आप लोग। और साथ ही जी कैसे हटा पाए जब अदलिया ने, मेरे भाई सॉरी मैं आपकी, क्योंकि मैं इस वक्त मोटरवे पर हूँ तो बाज दफा आवाज मैं आपकी बात काट देता हूँ इनएडवर्टेंटली, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए फिर मैं अपनी बात। नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि एक तो वो मामला, दूसरा ये कि डू यू थिंक योर लीगल टीम कुड हैव डन बेटर इन कन्विंसिंग द मोअज़्ज़ज़ जजेस कि भाई ये मामलात भी तो हैं, इन्हें डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लोगों से आवाज़ें भी उठी हैं। सेनेटर अफनान थे आए गए, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि हमारी लीगल टीम नाकाम हो गई है। मैं तो नहीं समझता कि हमारी लीगल टीम नाकाम हो गई है। मैं समझता हूँ हमारे इस वक्त जो वजीर कानून है वो बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारे नए अटॉर्नी जनरल भी जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अफनान भाई से मेरी बात नहीं हुई, वो भी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने क्यों ये कहा मुझे नहीं मालूम, मैं उनसे जरूर बात कर लूंगा। लेकिन देखिए असल बात ये है कि जब अदलिया में बैठे हुए, आपको याद है ना, एक 9 का बेंच था, वो 9 का बेंच 7 हो गया, फिर वो 7 का बेंच था, फिर वो 7 का बेंच 5 हो गया, फिर वो 5 का बेंच था, वो 5 का बेंच 4 हो गया, फिर वो 4 का बेंच था, फिर वो 4 का बेंच 3 हो गया। तो आप मुझे बताइए कि जब आप 9 के बेंच को खुद कन्विंस ना कर सकें तो बेचारे वकीलों की क्या मजाल के वो वहां पे हाथ बांधे जो खड़े होते हैं वो आपको कन्विंस कर सके। यानी 9 में से या 7 में से 4 अगर आपके लिख के दे देते हैं, बल 2 जजों ने तो लिख के दे दिया कि ये 4-3 का फैसला है, तो मुझे बताइए अगर आप उनको नहीं कन्विंस कर सके जो आपके साथ बेंच पे बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला आया है ये 3-2 का फैसला नहीं है, ये 4-3 का फैसला है, तो वो एक बेचारा वकील जो आपके सामने हाथ बांधे खड़ा होता है, आप उसकी बात काहे को? अच्छा, चेमागोइयाँ भी बहुत होती है ना कि मुद्दत मुलाजमत में कुछ तब्दीली का सोचा जा रहा है पार्लियामान के जरिए, ऐसा कुछ है? जी मेरे सामने ऐसी कोई चीज नहीं आई अभी तक। तो अभी आप लोगों को इन्हीं हालात से नबर्द आज़मा होना होगा। और नबर्द आज़मा तो मैंने आपको बताया है कि क्या नबर्द आज़मा होंगे। हम मौलवी मुश्ताक से नबर्द आज़मा हो गए जब उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी पे लगा दिया। हम वो जस्टिस वो कौन से अनवारुल हक साहब से नबर्द आज़मा हो गए थे जब उन्होंने कहा कि हाँ इनको टांग दो। हम जस्टिस मुनीर से नबर्द आज़मा हो गए थे। हम जस्टिस साकिब निसार और बाकी जो तमाम मुअज़्ज़ज़ थे लोग वहाँ पर, उनसे नबर्द आज़मा हो गए जब उन्होंने फैसला किया कि एक शख्स जिसने अपने बेटे की कंपनी में डायरेक्टर होने की वजह से तनख्वाह नहीं ली मगर ले सकता था, क्योंकि ले सकता था, अगरचे नहीं ली तो इसको सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो क्या हम उनसे नबर्द आज़मा हुए थे। और जो जस्टिस खोसा साहब ने जूरिस्प्रूडेंस लिखी जिसमें उन्होंने शुरू ही किया कि बिहाइंड ऑल क्राइम्स इज ऑल वेल्थ इज अ क्राइम, यानी कमाल है। वो मारियो पूजो के एक नॉवल में से एक लाइन लेके आप जजमेंट लिख रहे हैं, वो क्या जजमेंट है भाई। और आप मुझे बताइए कि उन्होंने जो फैसले किए वो एक उन्होंने वो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए जज अरशद मलिक की उनकी एक टेप आई थी सामने, तो उन्होंने तकरीबन वो जो वज़ा किए जूरिस्प्रूडेंस के अंदर के क्या क्या चीजें पूरी करनी है उसको एडमिट करने के लिए अदालत में, अगर उसको पढ़ लें तो जब तक जज मोहम्मद अशरफ खुद आके ना कहें कि मेरी मर्जी से मेरी टेप बनी है, तब तक वो टेप नहीं एडमिट हो सकती। ये क्या जूरिस्प्रूडेंस हो रही है? मतलब देयर इज अ डेड एंड। देन मुसद्दिक मलिक साहब मुझे बता देना, अब आप लोगों ने ये मामला इसी तरह चलेंगे, मतलब हम ये सारी अंडरस्टैंड कर लेना सारे हालात। मुझे तो एक केओस नजर आ रहा है। मैंने तो आपको मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा तकनीकी अमूर पे तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आवाम और पार्लियामान क्या सोच रही है। आपको एक हेजान की कैफियत नजर आ रही है, केओस नजर आ रहा है। जी, पार्लियामान ये सोच रही है कि ये
कानून लिखना और आइन साजी का काम तो हमारा था, ये हमने किसने ले लिया। मलिक साहब थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं। केओस। अच्छा, पाकिस्तान में ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट अभी खेला जा रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है जी। यस, मतलब कि ये बात तो हमें शुरू ही इस बात से करना चाहिए था, लेकिन ऑफ कोर्स यू वांटेड टू डू सम पॉलिटिक्स व्हिच आई एम ऑलवेज अगेंस्ट बाय द वे। चले हो गई ना, मैं कोशिश ऐसी ही खबरों की करती हूँ, लेकिन भाई कुछ और करता है। ओके, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का फातिहाना आगाज कर दिया है और कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए पहले T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने कीवीज को 88 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। कीवी बैटर्स पाकिस्तानी बैटरी के सामने बेबस नजर आए। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन बनाए। साइम अयूब की शानदार परफॉर्मेंस और फखर जमान ने भी इनका साथ दिया। 47 रन स्कोर किए। हाँ, फखर से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना साइम, क्योंकि न्यू कमर है ना। ये हो रही थी कि दोनों 50-50 कर लेते हैं ना, तो 50 पूरी हो जाती है। जवाब में आपको पता है न्यूजीलैंड का कोई बड़ा पुरएतमाद बैटर जो है ना वो बैटिंग न कर सका। पूरी टीम 94 रन पर आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 18 रन देकर 4 शिकार किए। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह और प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गए। कप्तान का कहना है कि कामयाबी टीम की टीम वर्क का नतीजा है। साइम अयूब, फखर ने शानदार बैटिंग की। बॉलिंग में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अच्छा, बाबर आजम जब बोल रहे होते हैं ना, तो उनकी मुझे बोलने से पता चल जाता है, अगर मैच ना देखा हो, कि आज हम जीते थे या नहीं। मुझे तो उनकी शक्ल देख के पता लग जाता है। पता चल जाता है ना उनकी बोलने से। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 T20 मैचेस होंगे। एक हो गया है, आज दूसरा होगा रात को 9 बजे। सो इसी पे बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, पाकिस्तान पहला मैच बहुत ही आराम से वैसे माशाल्लाह जीत गया। स्कोर भी ठीक ठाक बन गया था। नहीं, बॉलर्स ने परफॉर्म करके भी दिखाया। आपके ख्याल में इस वक्त दस्तयाब खिलाड़ियों में से यही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान ने बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया न्यूजीलैंड की टीम को। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो पाकिस्तान होम ग्राउंड पर खेल रहा है। पाकिस्तान की बेस्ट टीम है जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ उतारी है। कुछ हफ्ते पहले जब अफगानिस्तान की सीरीज में हमने कुछ तजर्बात किए जिसकी वजह से हमें नाकामी हुई। फिर न्यूजीलैंड के जो 9 मेन प्लेयर्स हैं वो इस वक्त भारत में IPL खेल रहे हैं। तो एक तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। दूसरी एक और वजह ये भी है कि लंबी फ्लाइट से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आए थे। तकरीबन 2 दिन उन्होंने लाहौर में आराम किया। एक उन्होंने प्रैक्टिस सेशन किया, जिसके बाद ये हमने मैच देखा जिसमें बहुत ही बड़े मार्जिन से 88 रन से न्यूजीलैंड की टीम हार गई। लेकिन मेरे ख्याल में अगले मैचेस में हमें न्यूजीलैंड की टीम में थोड़ी बेहतरी नजर आएगी। अच्छा, अब हाँ, ये बताइए कि अब अरसे बाद हम, आपको पता ही है, इंटरनेशनल मैच में मैदान में उतरे, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बाबर और सीनियर खिलाड़ी की भी खास तौर पर बात करें हम, तो उनकी वापसी हुई है। बाबर और रिजवान के साथ आपको क्या लगता है, क्या यही वजह हुई कल की उनकी परफॉर्मेंस की? देखें, एक तो बाबर और रिजवान को चूंकि पिछली सीरीज में रेस्ट करवाया गया था, तो थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर इस लिहाज से होंगे कि मेन प्लेयर हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। फिर जिस पोजीशन पर बाबर और रिजवान इनिंग्स ओपन करते हैं, वहां पर आप देखें कि साइम अयूब यंग प्लेयर हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस है। अब हमने साइम अयूब को चौथे नंबर पर ट्राई किया पहले मैच में। साइम अयूब ने वहां भी जाके 47 रन बनाए। तो मेरे ख्याल में अभी कंसर्न की बात नहीं है। 4 T20 मैच बाकी हैं, 5 वनडे मैचेस बाकी हैं। तो हमें तजर्बात के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। तो बाबर और रिजवान हमारे मेन प्लेयर हैं। मेरे ख्याल में हमें फिलहाल कोई परेशान होना नहीं चाहिए उनकी एक मैच की परफॉर्मेंस से। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब फाइनली ये भी बता दें कि अब आज दूसरा मैच है। पाकिस्तान एक बार फिर ऑब्वियसली जीतने की हम कोशिश करेंगे। तो क्या हमें विनिंग कॉम्बिनेशन मिल गया है या फिर आपको लगता है कि कोई तब्दीली हो सकती है? मेरे ख्याल में अभी फिलहाल तो विनिंग कॉम्बिनेशन में हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि सेकंड मैच में पाकिस्तान अनचेंज स्क्वाड के साथ जाएगा। हाँ, जब पाकिस्तान सीरीज जीत लेगा या सीरीज में और बेहतर मकाम पर आएगा तो रोटेशन पॉलिसी यकीनी तौर पर अपनाई जाएगी। आप देखें कि एहसानुल्लाह, जिसका बहुत ज्यादा चर्चा है, उसने पहला मैच नहीं खेला। नसीम शाह अभी मैच नहीं खेल रहे। मोहम्मद नवाज को हमने बाहर बिठाया हुआ है। तो अब पाकिस्तान जो है
वो रोटेशन पॉलिसी के तहत अपने बाकी प्लेयर्स को भी मौका देगा, लेकिन इस सेकंड मैच में मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीली All right, Bhatti साहब, इंशाल्लाह we'll win today's match as well. See you in the next hour. Okay. वेलकम बैक जी। आपको पता ही है ना, कुछ दिन पहले की बात है कि हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। वजारत खजाना से एट्रीब्यूट की गई थी जी, बिल्कुल IMF के साथ। और किस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का हमें इंतजार है? पता नहीं, आजकल कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कहा कोई और बात बीच पे होगी। हम जरा कुछ मामलात की बात कर लें, फाइनेंशियल मामलात की बात कर लें। पंजाब में इलेक्शन के मामले ने अदलिया और हुकूमत को, आपको पता ही है, आमने सामने खड़ा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बराह रास्त स्टेट बैंक को हिदायत की है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फौरी दे दें भाई। अब हुक्मनामे के मुताबिक स्टेट बैंक ने बताया कि 21 अरब रुपए पीर तक फराहम किए जा सकते हैं। 3 रुकनी बेंच के इस हुक्मनामे पर मईशत दानों और आइनी माहिरीन के दरमियान बहस भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रकम की फराहमी की हिदायत को इख्तियार पर कंट्रोल के तौर पर समझा जा रहा है, जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 के तहत फाइनेंस डिवीजन के पास है। और कानून के तहत काबीना और वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी की रजामंदी के बगैर वजारत खजाना सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी और जारी नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ आपको बताएं, माशी तज्जियाकारों का मानना है कि अगर स्टेट बैंक इलेक्शन के अखराजात के लिए 21 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो जारी करता है, तो IMF इस पर एतराज़ कर सकता है, जिससे पाकिस्तान और IMF के मामलात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। क्योंकि IMF की जो शराइत हैं उसमें ये भी शामिल है कि बजट खसारे को कंट्रोल में रखा जाए। इलेक्शन के लिए फ़ंड्स जारी करने से बजट खसारा बढ़ जाएगा, जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में भी आएगा। तो ऑलरेडी इतने इश्यूज़ हैं, आपको पता है IMF के साथ, तो ये दिस इज़ वन दैट कैन क्रिएट मोर इश्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज भी IMF डील के हवाले से अपना मौक़िफ़ दोहराया। किस तरह हमें IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा और किस तरह हमने आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। मैं उस दिन के लिए मैं अल्लाह ताला से कहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में अगर हम IMF से जान छुड़ा लें और ये जो बेड़ियां IMF की ये कट जाएं एक दिन, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा। फिलहाल हमें IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं, हर कड़ी उनकी शर्त हमें माननी पड़ रही है। मुबस्सिरीन का मानना है कि IMF डील मुल्क के लिए सर्टनली इंतहाई ज़रूरी है और माजी में रैकेटिक और दीगर जैसे केसेस की वजह से मुल्क के ख़जाने को बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए जो भी कदम उठाया जाए इसमें मुल्क की मफाद को आगे रखना पड़ेगा। इसी पे बात कर लेते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ हैं, उनसे पता करते हैं। ये सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब बराह रास्त स्टेट बैंक को ऑर्डर दिया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन को फंड्स मुहैया कर दे, तो जाहिर है कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं है, पहले कभी ऐसा सुना नहीं। तो ऐसा करना स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर क्या असर डाल सकता है? देखिए, स्टेट बैंक खुद मुख्तार पाकिस्तान में है लेकिन पाकिस्तान से नहीं है, तो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म तो दे सकता है, लेकिन स्टेट बैंक के कवानीन के तहत स्टेट बैंक जो है वो फेडरल कंसोलिडेटेड अकाउंट से पैसे फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं निकाल सकता। तो ये स्टेट बैंक के कवानीन के खिलाफ बात जाएगी। तो अब ये देखना है कि स्टेट बैंक जो है उसको क्या रिएक्शन करता है। मेरा ये ख्याल है कि स्टेट बैंक शायद वापस जाएगा अपने सुप्रीम कोर्ट के पास ये कह के ये प्ली लेकर कि ये हमारे कवानीन के खिलाफ है, अब आप बताएं हम क्या करें। अच्छा, ये बताइएगा, बिल्कुल, अब ये बताइएगा कि हुकूमती नुमाइंदे तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा हुक्म और इस पर अमल दरामद हुआ तो IMF को इस पे इशू हो सकता है। आपने भी काम किया IMF के साथ, आपका क्या ख्याल है? देखिए, IMF से एक एग्रीमेंट होता है हुकूमत पाकिस्तान का और है कि इस साल हम 162 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस दिखाएंगे। अगर 20 अरब रुपए का खर्चा आप करें, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है, तो 20 अरब रुपए का कहीं से रेवेन्यू आप रेज करते हैं या 20 अरब रुपए का कहीं पे खर्चा आप कम करते हैं,
तो ये एक हम जो लिमिट पे थे उस लिमिट से बाहर निकल जाएंगे, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन हुकूमत चाहे तो इसका सद्देबाब कर सकती है, कहीं और खर्चा कम करके या कोई थोड़ा सा रेवेन्यू रेज करके। अच्छा, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है और आप बता सकते हैं हाउ यू फील अबाउट इट। इलेक्शन जो है ना करवाने की हुकूमत की जिद ही है जो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ तक ले आई है, तो आपको लगता है कि हुकूमत और पार्लियामेंट के इकदाम ही सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन पर मजबूर कर रहे हैं या फिर कोई और भी वजह है? मैं ये समझता हूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन पीटीआई की थी, जिसपे लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप फैसला करें और इलेक्शंस करवाएं, वो प्रोसेस एहसन प्रोसेस था, सही प्रोसेस था। उसके बाद वो डिवीजन बेंच में जाता और वो आहिस्ते आहिस्ते जो था वो अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती। ये जो फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें जो पहली बेंच बनाई थी मोअज़्ज़िज़ 7 जजों की, 9 जजों की, फिर 2 जज क्योंकि ऑलरेडी अपना ओपिनियन जाहिर कर चुके थे, वो निकल गए थे। उसके बाद 4 जज साहिबान ये फरमा रहे हैं कि वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं। 3 जज साहिबान कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर रिकंस्टिट्यूट की है जो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच, तो एक ऑलरेडी इबाम तो खड़े हो गए हैं इस बेंच के बारे में। आपको ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस फॉलो नहीं कर रही है, पीटीआई को फोरम शॉपिंग की इजाज़त दी जा रही है, और ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इस वक्त एंटर नहीं होना चाहिए था। कोई जज ये नहीं कह रहा है और कहेगा कभी भी कि 90 दिन में इलेक्शन ना कराओ, ये तो क्लियर बात आइन में लिखी हुई है। लेकिन आइन में वहाँ पे एक प्रोसेस भी लिखा हुआ है और उस प्रोसेस को जो खराब किया गया है कुछ बेंच बना के, उसकी वजह से ये सारे मसाइल खड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा मुफ्ती साहब कि वैसे तो आप भी उस टीम में शामिल हैं, तो 3-4 माह से कौमी डायलॉग, मुज़ाकरात वगैरह की कोशिश कर रही है, आप री इमेजिन भी कोशिश कर रहे थे उस करने की पाकिस्तान को। कोई शक भी नहीं है कि मुल्की मसाइल का हल अल्टीमेटली डायलॉग ही इसका रोड मैप है ना। आपको लगता है कि आपकी कोशिशों का असर हो रहा है या डायलॉग के लिए कोई माहौल बन रहा है? देखिए, हमने कल रात भी कराची में एक महफिल की थी, कई सैकड़ों लोग आए थे। शाहिद अब्बासी साहब ने ये फिर कहा है कि 4 सियासी शख्सियात, मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी साहब और जनाब इमरान खान साहब, ये 4 लोग बैठ जाएं और 2 ऐसी ऑफिसेज हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर ये 6 लोग जरा सा बैठ के कुछ मामला हल कर ले। इस वक्त पाकिस्तान पे महंगाई उरूज पे है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की नैच पे है, पाकिस्तान के इस वक्त बेरोजगारी बढ़ रही है और यहाँ पे हुकूमत में हर इदारे में लड़ाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हो रही है, पार्लियामेंट में बहस है, सियासतदानों में बहस है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हुकूमरान इदारे हैं ये डिसकनेक्टेड हो गए हैं पाकिस्तान के अवाम की मसाइल से। कोई भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आप किसी की भी तकरीर सुने, चाहे वो अपोजिशन की या हुकूमत की, तो आपको नहीं लग रहा कि इस मुल्क में 50% इन्फ्लेशन है। आपको नहीं लग रहा कि इस मुल्क में जो है वो मतलब फूड इन्फ्लेशन 50% है, आम इन्फ्लेशन 35% है। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है। तो ये इसलिए ये बैठना ज़रूरी है। हम तो आवाम से ही बात कर सकते हैं, किसी और से नहीं कह सकते। लेकिन हम फिर इस अपने फोरम पे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को आपस में बैठ के कोई तफसिया करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब फॉर स्पीकिंग विद अस। आपने जो एंड में प्लान बताया ना, प्लान तो बड़ा अच्छा है, साउंड बड़ा अच्छा करता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, वैसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई एम सॉरी बट यस। खैर, और इसके पीछे सालों की एनिमोसिटी भी है, मगर कोई नहीं। पीपीपी और पीएमएलएन भी तो हमारे सामने हैं। वी हैव सीन दिस पॉलिटिकल राइवलरी ग्रोइंग अप इन दिस कंट्री एंड देन आप देखिए इमेजिन्ड कि वो किसी भी वजह से कभी भी साथ होंगे, बट आप देखें तो आप देखें चल रहे हैं साथ। अच्छा, मौसम की बात इसलिए करनी है क्योंकि मौसम हम सारों को इफेक्ट करता है। सो वी आर इन्वेस्टेड इन द मौसम। तो कराची में जी आपको बता दें, गुज़िश्ता 3-4 दिनों से लग रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी ने तंग किया हुआ है। इम्कान ये है, बाय द वे, ये भी सुन के खुश हो जाएं आप, कि आने वाले दिनों में गर्मी मज़ीद बढ़ेगी। तो देयर इज़ नो लेटिंग इन दैट। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 2-4 रोज़ में दर्जा हरारत बढ़ेगा जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है।
अब आगे क्या बात करें, अब तो गर्मी गर्मी है। आज भी शदीद धूप थी और ख़ासी गर्मी महसूस हुई। जिस तरह गर्मी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, शहरी इस बात से परेशान है कि भाई ईद की छुट्टियाँ भी कहीं शदीद गर्मी में ना गुजर जाएं। सरदार सरफराज भी होंगे हमारे साथ, लेकिन अभी हमने सोचा कि ज़रा मौसम का टीज़र देते हैं आपको। कुछ देर में सरदार साहब से जैसे हमारा रब्ता होता है वील स्पीक टू हिम अबाउट द वेदर। लेकिन नूरजहां की जो हालत है ना वो ठीक नहीं हो रही है। वी आर गिविंग यू एन अपडेट ऑन द हथनी, on the elephant in Karachi Zoo, जिसका बहुत बुरा हाल ऑलरेडी था। उसके बाद फिर वो गिर गई एक तालाब में, अपने ही जिस इंक्लोजर में है उस तालाब में गिर गई और अब वो क्रिटिकल कंडीशन में है। क्रिटिकल है, कभी कहते हैं जी थोड़ी सी बेहतरी हुई है, कभी कहते हैं नहीं हुई है। वेटरनरी डॉक्टर्स की एक टीम है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं, पूरी दुनिया से रब्ते भी किए जा रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है बस इसे ग्लूकोज के इंजेक्शन ही तो नहीं दे रहे, बस ताकत के टीके लगा रहे हैं। तो जी मज़ीद ख़राब हो रहे हैं हालात नूरजहां के और लगता है इलाज का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चिड़ियाघर इंतज़ामिया का कहना है कि अगले 3 दिन हथनी की तबीयत के हवाले से बहुत अहम हैं और डॉक्टर्स हथनी को वाइटामिन की ड्रिप जो है वो लगा रहे हैं ताकि हथनी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो और ऑब्वियसली कोई जान शान आए। तो जानवरों के तिब्बी माहिरीन की टीम फोर पॉज, आपको पता ही है इंटरनेशनल भी जल्द पाकिस्तान आ रही है, पहले भी आए हुए थे तो कुछ डॉक्टर्स और आप ये फोर पॉज भी आ रहे हैं। और इससे पहले भी फोर पॉज की टीम जब हथनी नूरजहां का इलाज करने आई थी तो उसने चिड़ियाघर इंतज़ामिया को जानवरों की हालत ज़ार से मुतालिक तजावीज़, कुछ एडवाइस वगैरह भी दी थी, लेकिन उस पर क्या अमल हुआ होगा समझ ही ले। अब इस पर मज़ीद क्या बात करनी है। हालांकि इन तजावीज़ पर अमल करके बाकी जानवरों की हालत बेहतर बनाई जा सकती है। अच्छा जी, आप ये ज़रा हमें तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं और बता ये रहे हैं इट्स नॉट ओनली अबाउट द हथनी, यू नो, बाकी भी तो जानवर है। सीनियर डायरेक्टर जू ये कह रहे हैं कि भाई उसकी हालत में मामूली सी बेहतरी आई है और जियो न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू में कंफर्म किया है कि शी इज़ अ लिटिल बेटर। खुराक उसने एटलीस्ट खुद खाना शुरू कर दी है जो मुस्बत है। अच्छा, मैंने विजुअल भी देखा था, ये गन्ना जो है ना वो उठा के खुद मुंह में डाल रही थी। इससे पहले बिल्कुल कल परसों के जो हमारे पास विजुअल्स हैं ना उसमें बिल्कुल बेसुध थी। सो ये जो विजुअल है ना जिसमें उसके गर्मी भी इनको इफेक्ट करती है, वो सारा कवर शवर किया हुआ है, पंखा वंखा भी लगा हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है। लेकिन अभी आज हमने फुटेज दिखाई है आपको जिसमें उसने खुराक खुद लेकर कंज्यूम की है और विच इज़ अ गुड साइन फॉर एनी लिविंग बीइंग। अगर आपको भूख लगना शुरू हो जाए ना खुद से तो इसका मतलब है कि शायद आपकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर इंसानों में भी और जानवरों में भी। हाँ, एब्सोल्युटली, फॉर एनी, क्योंकि इंसानों को में भी यही कहा जाता है जब आप बीमार हो, लेकिन फिर आपकी जब वापस आ जाए भूख तो देन यू आर ऑन योर वे टू रिकवरी। अच्छा जी, नूरजहां के इलाज में सरगर्म फोर पॉज की टीम के हेड डॉक्टर आमिर खलील हमें कायरो से ज्वाइन कर रहे हैं बिकॉज वी रियली वांट टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है इसके साथ। Dr. Amir, thank you so much for joining us. Now, the team of four paws recently came to Pakistan. We know that they attended to Noorjahan. What is the actual issue with Noorjahan? What kind of an ailment is it? So from the last visit when the team of four paws visited Pakistan and Karachi and the elephant Noorjahan, we diagnosed the elephant with severe problems. At first, the elephant have a severe hematome due to a trauma, a strong trauma, maybe caused by the other elephant medulla, which led to severe movement and energy in the internal pelvic organ of the elephants. This causes the elephant cannot move in a proper way. His leg nearly paralyzed. The elephant have other severe problems with the intestine, with the urethra. The elephant cannot defecate properly, and the elephant cannot urinate properly. This is some of the problem. But due to the last days, we were announced that the elephant fall in the pond. This create more other problems that the elephant currently is not able to stand, and this is a very risky for a huge elephant which is not able to stand for several days. In the last 2 days, we are continuously with the team in Pakistan, and we are working with them tirelessly. We try to lift the elephant, to change the position. We can see, I will say, Noorjahan is still fighting. There is still hope to bring her up on her feet again, but the situation is serious. But Noorjahan, in my observation, in the last 36 hours or more, Noorjahan is still fighting and they don't give up. The condition is seriously severe और बहुत से डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर दें क्योंकि उसका
पेट से वो पखाना से ही खारिज नहीं कर पाती है, पेशाब उसका रह जाता है अंदर। उसके बाद बोन्स के इश्यूज हैं, और चूंकि जो ट्रीटमेंट उसके साथ हो रही थी, टांगे भी आपको पता है ना खड़ी भी नहीं हो सकती, तो वो इतना ट्रॉमा है उसकी बॉडी में कि वो हर चीज़ पे इफ़ेक्ट कर रहा है। वैसे इंसानों के साथ भी यही होता है, अगर थोड़ा सा आप कंपैरिजन दें। सो बोन्स का इशू, उसके बाद उसको उठा के उसकी पोजीशन भी चेंज करनी, आपको पता है सोर्स वगैरह भी हो जाते हैं, तो ये चीज़ें इंसान पैरालाइज है ऑलमोस्ट उसकी एक टांग। डॉक्टर साहब इज विद अस। डॉक्टर साहब, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द करंट स्टेटस एज वेल, दैट शी फेल इनटू द पूल एंड देन couldn't get up after that. Do you think that she's getting the right treatment at this stage of her ailment? Team with the current facility, what they have, they are doing the best. Sure, it's not easy for them. They are using the cranes, they use the ropes, the belts, so they use all. We advise them. Sure, we advised long time ago, last year when we done I will say route handling for the task of Nourjahan, we advise that both elephants should move, as the zoo maybe is not don't offer the best optimum condition for the animal. But anyway, the authorities agreed after healing of Nourjahan to move this elephant to a species appropriate place. तो डॉक्टर साहब का कहना है कि मतलब यही हो सकता है जो इस टाइम दिया जा रहा है, जो उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये बेहतरीन ट्रीटमेंट ही है, इससे ज़्यादा क्या ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर आमिर, another thing in general, the practice of keeping animals captivated in the zoo has resulted in this issue that we see in Nourjahan, the elephant as well. Is it the same all over the world? In some places of the world it is similar, but sure, I will say Karachi Zoo was not prepared for emergency situation like with Nourjahan. This can happen sure anytime. Sometimes it's not the question if this will happen, the main question when it will happen. This is the problem. So this was the recommendation some months ago that really we see if a problem happen like this now, it's not easy at the zoo to manage a situation like Nourjahan. So कराची जू के पास तो बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर आमिर खलील फॉर बीइंग विद अस। तो कराची जू इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, ऑल्दो दुनिया में जो जूज हैं उनमें हो भी जाती हैं प्रॉब्लम्स, और फिर कुछ बहुत अच्छे भी रखते हैं जानवरों को, बट हमारा जो ये जू है, हम हाथियों को हमें नहीं रखना चाहिए। वैसे तो हमें किसी भी चीज़ को नहीं रखना चाहिए, जानवर शुड नॉट बी इन कैप्टिविटी, आई मेंटेन। देखिए हाथी बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बहुत बड़ा जानवर है, उसकी तो खुराक के ही आई डोंट नो दिस फॉर श्योर, बट आई डाउट कि उसको इतने 50-100 किलोग्राम के हिसाब से खाना पीना खिलाया जाता होगा। कोई तो डंडी मारी जाती होगी बीच में, क्योंकि उसके हालात बहुत ख़राब है। पता नहीं, खाना तो चलें खिला भी रहे हैं, लेकिन कैसे आपने उसके खाने की वो डाइट प्रोग्राम देखे? 50 किलो केले, तो शुगर केन जो है वो कितने 50 किलो, वो मुबैना तौर पर करप्शन का एलिमेंट भी था शामिल, और उसकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी। ये देखिए किस तरह चल रही है, पता है हाथी को इस तरह चलते हुए वजन आप जरा अंदाजा करें जो उसने अपना वजन उन टांगों पे उठाना है। इसको नकली टांग नहीं लगा सकते, कुछ प्रोस्थेटिक यू मीन, कुछ सपोर्ट देनी चाहिए। सबसे पहले इसको यहाँ से निकाल दें, ये ठीक नहीं होने वाली इधर। मतलब अल्लाह माफ करे, अगर लगता है कि मरने का इंतजार हो, मेरा ख्याल वैसे मैं बताऊं, अगर मतलब जो भी हालात है, शी इज़ इन अ वेरी सीरियस स्टेट, इन हालात में उसको मरने भी नहीं चाहिए। मतलब कोई बेहतरी कंडीशन में ज़िंदगी के आखिरी अयाम भी अगर हैं तो गुजारे ना, फिर यानी बेसिकली समवेयर एल्स। ये देखिए ना, ये बेहतर सेंड टू कंबोडिया और एनीवेयर, जस्ट एनीवेयर। आई डोंट नो, दिस इज ट्रैजिक। अच्छा प्लीज़ कम बैक, ये बहुत सैड बात हो गई है दोबारा इसमें। हम चाहते तो हैं कि कोई बेहतरी का आपको बताएं, और अल्लाह करे, वैसे दुआ करते हैं कि क्या कोई मुआवजा हो जाए और बेहतर हो जाए और थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, तो उसको यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट भी करने का कोई इंतजाम हो। ट्रांसपोर्ट ऐसा कोई प्लान अभी तक किसी ने कहा नहीं। कहा था कि भाई सफारी पार्क कैसे भेज देंगे, वो सफारी पार्क वाला, नॉट आउट ऑफ द कंट्री टू सम एक्चुअल एलिफेंट सेंचुरी, इस किस्म की कोई बात नहीं हो रही। अच्छा अभी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे हैं इस वक्त। का जो बड़ा है ब्रॉड शर्मन, वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है, और वो भी कहते हैं डायलॉग की बात करो, उससे बात करो पहले। सुप्रीम कोर्ट तजादात का शिकार है। एक तरफ वो कहते हैं आईन का तकाजा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, दूसरी तरफ वो हमें कहता है कि आपस में बात करके तय करो। अगर बात करके तय करें और अक्टूबर के बाद करें या दिसंबर के बाद करें या अगले मार्च के बाद करें या अगले अक्टूबर की बात करें,
फिर आइन कहाँ होगा और 90 दिन कहाँ होंगे आइन के। हमारे खिलाफ फैसला देने के बाद हमें कहता है कि आप बात करें, इसका माना है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें ब्लैकमेल कर रहा है। वो डायलॉग की बात करके खुद अपने 90 दिन की नफी कर रहा है, आइन की नफी कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी जमात और पीडीएम ऐसे लोगों के साथ बात करने में किसी किस्म के मुल्क का मफाद नहीं देख रही। हाँ, अगर हमने किसी को खुश करना है, उसको मैसेज देना है कि जो आप चाह रहे हैं तो मैं भी वही चाह रहा हूं, ये अलग अलग बात है। न इसको जमहूरियत का नाम दिया जा सकता है और न ही किसी और शरीफाना अल्फाज के साथ उसको ताबीर किया जा सकता है। असेंबली, पार्लियामेंट कानून पास कर रही है, अभी वो एक्ट बना नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने 8 रुकनी बेंच बुला लिया, फौरी तौर पर बुलाया। क्या जज ने दूसरे फरीक की बात नहीं सुननी? उसने हुकूमत को बुलाया, क्या उसने बात सुनी उनकी? और एक ही नशिस्त में फैसला दे दिया और फिर कहते हैं ये फैसले तस्लीम करो। कैसे तस्लीम करें हम लोग? हम इंसान हैं, इस मुल्क के मुआज़्ज़ज़ शहरी हैं, हम सियासी लोग हैं, हम राय रखते हैं, तो इस तरह तो नहीं कि जानवरों की तरह अब हमारे सामने जो चारा डाले हम कबूल करते रहें। आईनी तौर पर तो फिर इख्तियारात तकसीम हैं, हर एक का एक दायरा इख्तियार है। अदलिया का अपना दायरा इख्तियार है, इंतज़ामिया का अपना दायरा इख्तियार है। आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं उसमें? मुक़र्रना का अपना दायरा इख्तियार है, किसी को छोड़ा आपने? इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात आपने सल्ब कर लिए, यहां तक कि पूरा इलेक्शन शेड्यूल दे दिया। पूरे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा कर लिया। इंतजामी तौर पर यह हुकूमत का इख्तियार है कि उसके रजिस्ट्रार को वापस बुलाए या वहां भेजे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हटाना यह इंतजामी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं जाएगा। फिर आप क्यों इस तरह मुदाखलत करते हैं तमाम मामलात में? पार्लियामेंट एक्ट बना रही है, अभी एक्ट बना नहीं है और आप पहले कानून उसके खिलाफ फैसला दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कब्जा, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा, तो इंतजामिया के इख्तियारात पर कब्जा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने की बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते हैं। और हम इस मकसद के लिए सियासत में हैं कि हमने आइन को मानना है, कानून को मानना है, लेकिन आइन और कानून का सहारा लेकर जबर को तस्लीम नहीं करना। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जिस पर मैं अपने राय देना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। अल्लाह ताला हमारे वतन की हिफाजत फरमाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस वतन की हिफाजत के लिए लड़ेंगे। और ये जो इलेक्शन के ख़िलाफ़ 2018 के ख़िलाफ़ हम 3-3.5 साल सड़कों पे रहे हैं। हमारी तरह कौन सड़कों पे रहा है? सर्दी गर्मी हर हालत हमने बर्दाश्त की है, हमारे वर्करों ने बर्दाश्त किया, आवाम उसमें शामिल होते थे। 14 हमने मिलियन मार्च किए हैं,
आज़ादी मार्च किया है, लाखों लोग उसमें शरीक होते थे। अब पता नहीं हमारी एस्टेब्लिशमेंट को कौन रिपोर्ट करता था कि इसकी तादाद कितनी है जलसे में, और इस तरीके से वो समझते हैं कि शायद। तो हमने तो यहाँ पर 8 अगस्त 2018 को शाहराह दस्तूर पर मुजाहरा किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरा किया। क्या उस वक्त तौफीक हुई इस सुप्रीम कोर्ट के कि वो सो मोटो करे? धांधली की पुष्पनाही कर रहे थे सारे लोग। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो धांधली की पुष्पनाही कर रही थी। क्या हम आज की एस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की इस नाजायज़, नारवा, उस जुल्म और इस धांधली के जुर्म का एहतसाब कर सकेगी? ये चीज़ें साफ होनी चाहिए। ऐसे हमें ऐसे लोगों के साथ बिठाएं कि जिसकी ना हम, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी अंसर समझता हूँ। ये लॉन्च किया हुआ है और हम इनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं। इतनी गिर गई है पाकिस्तानी कौम, इतनी गिर गई है पाकिस्तानी सियासत। लिहाजा ये बात दिल से निकाल ली जाए कि हम इस तरह के शख्स को कहेंगे कि साहब आप बता दीजिए हम कब इंतखाब करेंगे। ऐसी सियासत को छोड़ देना चाहिए फिर हमें। अल्लाह ताला फजल फरमाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब अगर एक बताइएगा कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान बाकी हमारा पाकिस्तान, एक उन्होंने ये बात करी है। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी वाले सबसे ज़्यादा मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पिछली दफ़ा भी PDM से वो निकल गए थे और अभी भी हमने पिछले 2 दिन से देखा कि पीपल्स पार्टी वाले मुज़ाकरात की ज़्यादा बात करें। तो इस पर आप क्या? पीपल्स पार्टी का अपना फ़लसफ़ा है। उन्होंने अदम एतमाद के ज़रिए से हुकूमत हटाने की बात की, जब मैंने कहा था कि तहरीक के ज़रिए से और सूबाई असम्बली सिंध की तोड़ कर तमाम असम्बली के मेंबरान जो हमारे हैं मुस्ताफ़ी हो जाएं। हम पूरी तहरीक की क़ुव्वत के साथ इस निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। आज इलेक्शन हो जाते, मुल्क में कोई हैजान ना होता, इस्तिराब ना होता, लेकिन ये सब मुत्तफ़िक़ हो गए इस बात पर कि हमने अदम एतमाद के ज़रिए हटाना है, तो हटा दिया। हमने भी उस वक्त कोई सियासत में तकसीम पसंद नहीं की, लेकिन आज हम उसी को भुगत रहे हैं, नहीं भुगत रहे, उसी की महंगाई को हम भुगत रहे और अपने आप को मज़लूम भी बना रहे हैं लोगों के सामने। और वही महंगाई है कि जिसको आज वो इस्तेमाल कर रहा है अपनी उड़ान के लिए, और वही महंगाई है जो हमारे लिए एक मुश्किल का बायस बन रही है। सो इस किस्म के फ़लसफ़ों पर इख्तलाफ तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हम पहले भी आपके सामने ये बात कह चुके हैं कि हमारी सोच के मुताबिक नहीं था, हमारा तसव्वुर कुछ और था। और हमने 3.5 साल जो सड़कों पे गुजारे हैं उसने हालात तब्दील किए हैं, उसने मुल्क के अंदर एक शऊर पैदा किया, कौम के अंदर एक शऊर पैदा किया, लेकिन उसकी कदर नहीं की गई। सो अब हम नए नए तजर्बे रोज़ रोज़ नहीं कर सकते। जी अच्छा मौलाना साहब, अभी कल आसिफ ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने धमकी दी थी मार्शल-लॉ की, और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मुज़ाकरात करते हैं, तहरीक अदम एतमाद वापस लेते हैं तो मामला तय हो सकते हैं। लेकिन मैंने और मौलाना फजल रहमान ने इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया था। इस हवाले से आप कुछ कहेंगे, उस वक्त की सिनेरियो क्या था और किस वजह से आपने फिर हुकूमत बनाई, और जब आपने ये फैसला कर लिया था कि मई में हुकूमत जो ख़त्म करके इलेक्शन में जाएंगे, तो फिर किसने रोक दिया था कि इलेक्शन में मत जाएं? देखिए, अक्टूबर में भी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए। बाजवा साहब ने पूरा इख्तियार जो है जनरल फैज़ हमीद को दिया। जनरल फैज़ हमीद के साथ बैठे थे चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, मेरे साथ बैठे थे अकरम दुरानी और तलहा महमूद। 6 आदमियों के मुज़ाकरात में बाकायदा असम्बली की तोड़ने की भी तारीख मुतय्यन हुई और इलेक्शन के नए शेड्यूल की भी तारीख मुतय्यन हुई, और अगले साल मार्च में इलेक्शन कराने की भी बात तय हो गई। जब हमने धरना उठा लिया तो कहा जी हमने तो कोई बात ही नहीं की। क्या इतनी जिम्मेदार पोस्टों पर बैठने वाले लोग वो भी इस तरह की कच्ची बातें करते हैं? और न चौधरी साहिबान को कोई एहसास हुआ इस बात का कि भाई हमने तो शरीफ लोग हैं, हमने तो एक ज़ुबान दी थी, और मैं ज़रा थोड़ा वज़ादार आदमी हूँ, किसी को मुंह पे कहना कि जी लिख कर दो, पहले दस्तखत करो, तो ज़रा थोड़ा इस तकल्लुफ़ से मैंने भी इज्तिनाब किया। लेकिन बहरहाल ये तय हुआ था कि इंतखाब होंगे और नहीं वादा पूरा किया।
तो एक वजह तो नहीं है। बाजवा साहब की किस बात को हम रोएंगे जी, जनरल फैज़ हमीद की किस बात को हम रोएंगे जी। बट ठीक है, अब वो चले गए हैं, अब उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट जो है, उनका अपने इदारे का फ़र्ज बनता है कि वो इस हवाले से ज़रा खुद सोचें। अब हर बात पे हम कहें, हम फ्रंट पर आकर बात करें, तो ये सारी चीज़ें उनके सामने हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग जानते नहीं हैं, इन तमाम चीज़ों को सब लोग जानते हैं। साहब ये फरमाएं कि अभी समझ में ये नहीं आ रही कि इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट, तो फुल सपोर्ट कर रही थी और खुलेआम सपोर्ट कर रही थी। जब न्यूट्रल हुई तो इमरान खान को मैदान में छोड़ के आप लोगों को आगे धक्का दे दिया, दलदल में फंसा के और न्यूट्रल हो गए। भाई इमरान खान को आप अगर इतना सपोर्ट कर रहे थे, अब न्यूट्रल हो रहे थे, तो गंद जो किया हुआ था वो तो साफ करके फिर आप न्यूट्रल होते। आपको दलदल में फंसा के भाग गए, इनको आगे किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, तो आप इसमें इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल न्यूट्रल समझ रहे हैं या? क्योंकि अदालतों पे छाप तो रही है इस्टेब्लिशमेंट की हर दौर में, अदालतें कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की बाहर नहीं गई, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कुछ जो कुछ हो रहा है शायरा दस्तूर पे, वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो रहा है। मतलब ये एक नाकाम शो है, 15-15, 20-20 वकील इकट्ठे हो जाते हैं, इससे ज़्यादा उनके पास कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। और ये हमेशा इस किस्म की चीज़ों को रास्ता देते हैं कि किसी तरीके से भी हो, लेकिन एक नाजायज़ बात को जायज़ बना सके। जो अपने आप को माहिर समझते हैं ना, हम कानून और आइन के माहिर हैं, तो इस हवाले से बड़ी एक इत्तेफाक राय मुल्क के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत मौजूद है, तमाम की इत्तेफाक राय के साथ हुकूमत मौजूद है, और सिर्फ उन लोगों की नहीं कि जो PDM में थे। PDM से निकलने के बावजूद पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमत में मौजूद है, PDM से निकलने के बावजूद ANP भी उस हुकूमत में मौजूद है, MQM भी इस हुकूमत में मौजूद है, बाप पार्टी भी उसमें मौजूद है, इंडिविजुअल भी मौजूद है इसके अंदर। तो हम जिहत इस वक्त ये एक कौमी हुकूमत की हैसियत रखती है, और इस पूरी कौमी विजन को आप एक इमरान खान के लिए कुर्बान कर दें। कोई अक्ल है किसी के पास? इसको अक्ल कहते हैं, इसको विजन कहते हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों से मौजूदा सूरत हाल और खुसूसन जो हालिया मामलात सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान है उस पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। लेकिन अभी ताज़ा तरीन खबर यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा है, उनके मुताबिक उनके सीनियर रहनुमा हैं अली जैदी, जिनका ताल्लुक कराची से है, उनको सिंध पुलिस ने उनके मुताबिक गिरफ्तार किया है। PTI सिंध के दफ्तर से अली जैदी को हिरासत में लिया गया है। फारूक हबीब PTI के जो लीडर हैं, उनका ये कहना है कि PTI सिंध के दफ्तर से अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया, तो उनके बड़े इम्पोर्टेंट मेंबर, उनका अपना ये कहना है। तो लेट्स सी इसकी हम तस्दीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं पुलिस ज़राए से, इंडिपेंडेंट ज़राए से, लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा सामने आया है कि उनके सीनियर रहनुमा हैं अली जैदी, उनको गिरफ्तार किया गया है उनके दफ्तर से, यहाँ पर कराची में उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको अपडेट करते हैं। अवाम जो इस बात को सच समझते थे और हमारे साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं इंशाल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती के इजलास में आर्मी चीफ ने एक बात वाज़ेह कर दी कि पाकिस्तान में वही होगा जो वज़ीर आज़म कहेंगे। पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, आइनी कानूनी तमाम वज़ीर आज़म के मातहत हैं। तो आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह फिर फैसले कर रही है, आर्मी चीफ ने भी वाज़ेह किया, और वैसे भी ये तमाम तर इदारे वज़ीर आज़म के मातहत है, और जिस तरह कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट बार बार एक ही बात कर रहे हैं। और अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कहा है कि वो बराह रास्त फंड जारी करे, इस फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट पर उनका इख्तियार ही नहीं है, और वो इख्तियार भी इन्हीं इदारों की नाक के नीचे इमरान खान ने उसको इंडिपेंडेंट करार दे दिया, और वो IMF से वाबस्ता कर लिया उसको। जी, IMF से वाबस्ता करने को ग़ुलामी का नाम देने की वजह आज़ादी का नाम दिया गया। यानी ये एक अजीब सा कि अपने नाम जंगी नहन काफूर तो इस किस्म की चीज़ें हुई हैं। आज वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि सिर्फ आर्मी चीफ को नहीं कहना चाहिए ये बात, सुप्रीम कोर्ट के चीफ को भी ये कहना चाहिए कि इख्तियार वो वज़ीर आज़म का है, फैसले उसने करने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव वही है। तो तभी जाकर फिर मुल्क जो है वो सही मानों में चलेगा। नाजायज़ तरीके से एक महाज़ाराई की सूरत, और सब दुनिया जानती है कि महाज़ाराई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, हुकूमत की तरफ से नहीं है।
अच्छा, कौमी हुकूमत इस वक्त बनी, क्या कौमी हुकूमत ने अभी तक आर्मी चीफ से ये मुतालबा किया है कि जो साबिक आर्मी चीफ थे या डीजी ये सही थे, जिस तरह उन्होंने आपके साथ वादे किए और उसके बाद वादों से मुकर गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए? देखिए, इस हद तक के होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो मैंने भी आपके सामने कह दिया कि इदारे, लेकिन चूँकि हमेशा फ़ौज का इदारा ऐसा है कि जिसमें सियासी मुदाखलत नहीं की जाती और वो अपने मामलात अपने इदारों के ज़रिए, अपनी अदालत के ज़रिए वो तय करते हैं। ख़ुद ही किसी का अगर वो कोर्ट मार्शल करते हैं तो उस पर कोई किसी सियासी दबाव तो नहीं होता, ना सियासी मशवरा होता है उसमें। ये उनका अपना इदारा है, वो सब कुछ देख रहे हैं। अगर वो ये देख रहे हैं कि इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है और उनको फ़ैसला करना चाहिए, और वो ये देख रहे हैं कि मुल्क को अब हमें एक तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए और माजी की हुकूमत ने उसका बेड़ा गर्क किया है, तो इसके ज़िम्मेदारों को भी वो जानते हैं, जो उनके इदारे के अंदर है उनको भी वो जानते हैं। इमरजेंसी की भी खबरें चल रही हैं कि हालात इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, जजेस को बर्खास्त किया जा सकता है। जो ईमानदार जजेस हैं, इमरानदार आजकल टर्म दिया गया है, तो मजबूरी क्या है, हुकूमत के पास रुकावट क्या है जो ईमानदार जजेस के खिलाफ रेफरेंस नहीं ला सकते? सदर रुकावट है, क्या है? फिर आप कहेंगे कि देखिए ये तो गैर जमहूरी इक़दाम हो गया, ये तो बड़ा गैर जमहूरी। हम ऐसी सूरत हाल में हम जमहूरी लोग हैं जी, हमने माजी में भी एमरजेंसीज़ को सपोर्ट नहीं किया। आज सूरत हाल क्या बनती है, क्या ज़रूरत बनती है, लेकिन तहम्मुल से काम लिया जा रहा है, बर्दाश्त से काम लिया जा रहा है ताकि इस तरह की सूरत हाल तक हम ना पहुँचें और इदारों के ज़रिए से ही हम अपने फ़ैसले करें जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। मौलाना साहब, जो पोस्ट इलेक्शन है इसके बाद अमूमन यही समझा जाता है कि हालात ख़राब होते हैं और माशाल्लाह भी रहा हमवार हुई, तो इस सारी सूरत हाल के लिए आप किस तरह इसको काउंटर करेंगे? ये किस तरह? अब तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सियासी लोग मामलात को काबू में रखे हुए हैं और ठीक है, जब इस्तिराब होता है, कुछ थोड़ा हंगामाराई होती है तो मुस्बत काम में रुकावटें आती हैं और जो आ भी रही हैं, तो अवाम ख़ुद भी ये समझते हैं कि मुल्क की सियासत में जो अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं उसके लिए हुकूमती इक़दामात के रास्ते में कौन रुकावटें डाल रहा है। और इससे पहले जो रुकावटें डालने के लिए बुनियादें मुहैया कर चुका है जी, अब उस ज़माने में जो माइनिंग की गई थी जी, अब कदम हम उठाते हैं तो वो फटता है, कदम उठाते हैं तो वही माइन फटता है जी। तो यही सूरत हाल इन्होंने बना रखी है। अब ठीक है, आम आदमी बेचारा वो तो अपनी ज़रूरियात की हद तक ही मामलात को देखता है और उनके मसाइल में यकीनन मुश्किलात हैं, लेकिन हम अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं एक साल की कि मुल्क के अंदर कितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ दोबारा किया जा रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स वजूद में आ गए हैं, कितने लॉन्च हो रहे हैं, कितने हो चुके हैं और आम आदमी की ज़रूरतों के लिए हम क्या क्या इक़दामात कर रहे हैं। हमारी कारकर्दगी एक साल की भी नज़र आएगी और उनके 3.5 साल भी नज़र नहीं आएगी दुनिया कुछ। मौलाना साहब, ये फरमाएं कि आप जमहूरी हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, आप ऐसा काम नहीं करना चाह रहे कि मीडिया और बाकी तनकीद करे दुनिया, लेकिन जो जजेस कर रहे हैं वो तो जमहूरी अमल तरीक़ेकार नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत, स्टेट बैंक के मामलात, स्टेट बैंक की जामा तलाशी ली जा रही है, हुकूमत का एक एक अकाउंट की छानबीन की जा रही है, जिस तरह बनने की जामा तलाशी ली जाती है। तो ये मुदाखलत वो जो कर रहे हैं, या वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला, सब के इख्तियारात छीन के अपने हाथ में रखे हुए हैं, तो इनको रोकने का प्लान क्या है? इससे डरे नहीं आप जी। इन्होंने कालाबाग डैम का भी फैसला किया था, फिर क्या हुआ उसका? मौलाना साहब, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पर ये 3 जजेस जिनको आप मुताज़ा भी कह रहे हैं, ये तमाम फैसलों में भी अमल दरामद कर रहे हैं और महाज राय भी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट का केस नहीं होना चाहिए? इस पर हुकूमत सोच रही है कि भाई इस तरह अगर एक हद अपने दायरे में वापस नहीं आते और इसी तरीके से महाजराई लेते हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा आईन और कानून के जरिए कि जो हुकूमत खुले ना फिर मजबूरी होगी। तो इमरान खान अब भी लाडला है किसी का? इमरान खान अब भी किसी न किसी का लाडला है सर? लाडला तो नहीं होगा किसी का, क्योंकि उससे लाड करने में अपना मुंह काला हो जाता है और अपने होंठ काले हो जाते हैं, उसके लाड का कोई फ़ायदा होता नहीं है। यही फ़ायदा होता है कि अपना मुंह काला कर लेता है आदमी। तो इस लिहाज से अगर कोई उसको लाड भी करता है
उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम शर्मिंदगी के अलावा तुम्हारा और कोई मुस्तकबिल नहीं है। PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अदलिया इंतज़ामिया का अपना दायरा कार है, आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात आपने सलब कर दिए हैं इलेक्शन शेड्यूल देकर। पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन इंतज़ामिया के इख्तियारात पर कब्जा किया गया है। ओके, सो दैट्स इट। और टाइम हमारे पास बिल्कुल ही कम रह गया है, लेकिन आज जाते जाते हम जी हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं ओलंपियन रशीद उल हसन को। और रशीद उल हसन आपको याद दिला दें उन 3 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनके पास ओलंपिक, वर्ल्ड कप और दूसरे तमाम आलमी टूर्नामेंट्स के गोल्ड मेडल हैं। दिस वाज इन हॉकी। All right, that is it for today. We're going to see you tomorrow, inshallah. Bye.